हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। कल हमने कैपेसिटर का पार्ट 1 किया था। क्या कल हमने कैपेसिटर का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर का पार्ट 2। कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, और कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा था हमने, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था, ब्रेकडाउन पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ा था, और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था कि धारिता क्या होती है, और कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे। अगर आपने अभी तक ना पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप पहली क्लास देख लीजिए और उसके बाद ये वाली क्लास देखना। उसी के बाद जो है आपको ये क्लास समझ आने वाली है। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि कैपेसिटर होता क्या है तो आज की क्लास का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों, अगर आप हरियाणा LMSA की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी इस बैच से लगातार जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है दोस्तों, यदि आप सेंटर के कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारे इस बैच से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि ये क्लास जो है उसमें भी बहुत ही कामयाब साबित होने वाली है। तो ज़्यादा समय को खराब ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जिस प्रकार रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है और मिक्स भी लगाया जाता है, उसी प्रकार जो है कैपेसिटर को भी एक सर्किट में श्रेणी में लगाया जा सकता है, पैरेलल में लगाया जा सकता है, दोनों को आपस में मिक्स करके लगाया जा सकता है, स्टार में लगाया जा सकता है और डेल्टा में भी लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल ये उठता है कि इनको निकालना कहते हैं टोटल कैपेसिटेंस। टोटल जो कैपेसिटर की क्षमता होती है वो निकालते कैसे हैं? श्रेणी में। सबसे पहले क्या समझते हैं श्रेणी में कैसे निकालते हैं? श्रेणी में निकालने का फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये किस में निकालते हैं? सीरीज कनेक्शन में। आप कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस में जो हमने पढ़ा था सीरीज वाले में तो आपस में जोड़ दिए थे, C1 प्लस ऐसे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया था डायरेक्ट। लेकिन श्रेणी में ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? श्रेणी में ऐसा क्यों करना पड़ रहा है इसको अभी प्रूव करके बताऊंगा आपको कि क्यों करना पड़ रहा है। अभी आप ये याद रखिए कि जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में टोटल जो कैपेसिटेंस होती है वो कैसे निकलती है? 1/C1 प्लस 1/C2 और 1/C3। देखिए इसको ना सोल्व करके देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जो है हर कैपेसिटर से निकलने वाली वोल्टेज जो है अलग अलग होगी। V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल कितना हो गया? V होगा। ठीक है ना, तीनों का जो जोड़ होगा वोल्टेज का वो टोटल V होता है। अब देखिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। आप सभी को पता है तीनों को वोल्टेज को जोड़ने पर टोटल V आती है। कल हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, एक क्या था? Q बराबर CV। अब यहाँ V का मान क्या होगा? V का मान यहाँ से क्या निकलेगा? Q/C निकलेगा। अब ये V का जो मान है ना वो इन V के मान में रख दीजिए। कैसे? यहाँ रखते हैं Q/C। V1 का मान भी रख दे V/, ठीक है, क्या रखेंगे? Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ठीक है दोस्तों, आ गया इतना समझ? आगे देखते हैं। अब यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं दोस्तों? यहाँ तो Q/C रह गया, यहाँ हम Q कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? आप बताइए। ले सकते हैं। Q कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है दोस्तों, अब क्या आगे क्या स्टेप है? जो ये Q है Q से Q कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आ गया वही फॉर्मूला दोस्तों, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्या करना है? जो कैपेसिटेंस होता है ना, कैपेसिटर को जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ना कि रेजिस्टेंस वाला। जैसा कि रेजिस्टेंस में होता है ना वैसा कैपेसिटेंस में उल्टा होता है। जो चीज रेजिस्टेंस में सीरीज में होती है ना वो कैपेसिटर में पैरेलल में होगी, और जो चीज रेजिस्टेंस में पैरेलल में होती है वो इसमें सीरीज में होने वाली है। ठीक है,
आप सभी को पता है रेजिस्टेंस में पैरेलल में कैसे निकालते थे, 1/R/1 प्लस 1/R2 इस फॉर्मूले से निकालते थे। लेकिन जो ये फॉर्मूला है ना, ये कैपेसिटर में सीरीज में लगेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं समांतर संयोजन, संधारित्र का समांतर संयोजन। इस प्रकार के क्रम में आवेश का मान संरक्षित रहता है। ठीक है दोस्तों, आवेश का मान संरक्षित रहता है। इसमें टोटल कैपेसिटेंस कैसे जोड़ेंगे, इसमें टोटल कैपेसिटेंस जोड़ेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल है, इसमें तो है जो सिंपल है, कैसे जोड़ देंगे, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस और C3। अब आप कहेंगे सर इसमें कैसे होता है, इसमें भी करके दिखा दीजिए सोल्व। संधारित्र में क्या पहले क्या लाइन है, आवेश का मान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो टोटल Q क्या होगा, Q होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है दोस्तों, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। अब ये जो Q का मान है इस Q के मान में रख दीजिए। कैसे रखेंगे, देखिए Q का मान रख दिया CV बराबर यहां पर कैपेसिटर 1 इंटू V प्लस कैपेसिटर 2 प्लस इंटू V प्लस कैपेसिटर 3 इंटू V। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसे सोल्व करते हैं। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से वोल्टेज कॉमन आ सकती है। ठीक है, CV बराबर V कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ वोल्टेज से वोल्टेज कट जाएगी, बचेगा क्या, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस और C3। आ गया वही फॉर्मूला, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जब भी आपको कैपेसिटर में पैरेलल में दिख जाए तो क्या करना, आपको तीनों कैपेसिटर के मान को आपस में जोड़ दीजिए, टोटल कैपेसिटेंस निकल कर आ जाएगी। उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और समझते हैं। यदि C मान के, या मान लीजिए एक कैपेसिटर की एक सीरीज है और सारी पैरेलल में लगी हुई है। मान लीजिए ये जो 4 कैपेसिटर है ये पैरेलल में लगे हुए हैं, हर एक का मान कितना है, 5 5 5 और 5। हर एक कैपेसिटर का मान कितना है दोस्तों, 5 5 माइक्रो फैराड है। तो टोटल कितना होगा, टोटल जो अगर हमें कैपेसिटेंस निकालनी है सीरीज के अंदर, इसके कैपेसिटर पैरेलल के अंदर कितनी आएगी, 5। एक कैपेसिटर का मान कितना है, 5, और टोटल कितने हैं, 4। 5 के 20, यानी कि फॉर्मूला क्या लगेगा, NC। कितने तो कैपेसिटर लगे हुए हैं और कितना एक का मान है, एक कैपेसिटर का मान कितना है। जब भी हमें पैरेलल में निकालना ना, समान मान के पैरेलल दिए हुए हैं, समान मान के कैपेसिटर जो हैं पैरेलल में लगाए हुए हैं, यानी कि समांतर में लगाए हुए हैं, तो कैसे निकालेंगे, NC। उसी प्रकार यदि सीरीज के अंदर कैपेसिटर लगा दिए हैं समान मान के, तो वहां पर क्या हुआ, C/N। क्या बोला मैंने, समान मान के संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, एक कैपेसिटर का मान कितना है वो ऊपर आ जाएगा और टोटल कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं वो नीचे आ जाएगा। कब, श्रेणी में, और समांतर में आपस में गुणा हो जाएगी, कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं और कितना एक का मान है, NC। उम्मीद आप सभी को ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, संधारित्र के डेल्टा संयोजन का स्टार संयोजन में परिवर्तन। यहाँ डेल्टा का स्टार में परिवर्तन किया हुआ है, कैसे, ये डेल्टा हो गया और ये स्टार हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, जो चीज मैंने आपको पहले बताया, जो चीज रेजिस्टेंस में था ना वो कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है। जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस में स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए लगा हुआ था, वही फॉर्मूला यहाँ पर डेल्टा को स्टार में बदलने के लिए लगेगा। क्या फॉर्मूला यूज किया था हमने किया था, जैसे हमें C1 निकालना है, क्या C1 निकालना है। C1 का फॉर्मूला क्या होगा, C12 प्लस C13 प्लस, एक बार दोनों को प्लस एक बार दोनों को गुणा
और तीसरा जो रेजिस्टेंस है, जो तीसरा जो कैपेसिटर है उसका मान आ जाएगा नीचे। ये हो गया इसका फॉर्मूला। मैंने आपको क्या कहा, जो चीज रजिस्टर में स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए यूज होता था वो चीज यहाँ पर उल्टा हो जाता है। संधारित्र में डेल्टा को स्टार में बदलने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो ये है C1। एक बार तो दोनों को आपस में जमा कर दीजिए, फिर दोनों को गुणा कर दीजिए, नीचे तीसरा जो कैपेसिटर है वो लग जाएगा। अब C1, जो C1 निकालना में C1 निकालना है, C1 वो किस ब्रांच से है, इस ब्रांच से है, ठीक है। इसलिए इनको C12 को जोड़ेंगे और C13 को करेंगे। अगर हमें C2 निकालना है, C2 निकालना है, C2 किस ब्रांच से जाएगा, इस ब्रांच से, C12 कर देंगे और C23 कर देंगे। अगर C3 निकालना है तो यहाँ से C23 को और C13 को जमा करेंगे। क्या फॉर्मूला रहने वाला है, C2 को निकालना है, क्या निकालेंगे, C23 प्लस C12। एक बार तो दोनों को जमा कर दिया और एक बार दोनों को गुणा कर देंगे, एक बार दोनों को गुणा कर देंगे। और नीचे कौन सा प्रतिरोध आ जाएगा, जो तीसरा बच गया C23, यहाँ क्या बच गया C13। नीचे कौन सा आएगा, जो तीसरा प्रतिरोध, तीसरा कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप सभी को ये समझ आ गया होगा। इसी तरह जो है C3 को निकाल देंगे। C3 में भी ऐसे लग देंगे, जो सी ब्रांच से जो जा रहा है C13, C23 प्लस C13 प्लस C23 इंटू C13 और बटा में क्या आ जाएगा C12, बटा में क्या आ जाएगा C12। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा आपको। अब क्या है, स्टार संयोजन को डेल्टा में बदलना है, स्टार को डेल्टा में बदलना है। जो रेजिस्टेंस में डेल्टा को स्टार में बदलते हैं ना, वही फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। C1 C2 C3 C12 C13 और C23। इसमें क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे C12, C1 और C2, यानी कि इस ब्रांच से C1 और C2 से। फॉर्मूला क्या है आप सभी को पता है, एक बार ऊपर तो गुणा कर दीजिए C1 इंटू C2, ये किसको निकालने का है, C12 को, और नीचे तीनों का जमा C1 प्लस C2 प्लस C3। बस ये फॉर्मूला हो गया। ये रेजिस्टेंस में कब लगाते थे, डेल्टा को स्टार में बदलने के लिए। यहाँ पर स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए लगा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, बस CR की जगह C लिख दिया, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और दोनों को आपस में उल्टा कर दिया। जैसे हमने C12 निकाला है, वो इस ब्रांच से जा रहा है, तो C1 इंटू C2 बटा में तीनों का जोड़ कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। उसी तरह अगर आपको C13 निकालना है तो क्या है, C1 इंटू C3 कर दीजिए, नीचे दोनों को जमा कर दीजिए C2 प्लस C3, बस। और क्या, अगर आपको C23 निकालना है तो C2 इंटू C3 कर देना, और नीचे तीनों का जोड़, नीचे तो तीनों में सेम ही रहेगा, बस ऊपर ऊपर बदलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, संधारित्र का घन संयोजन, यानी घन यानी कि क्यूब। ये देखिए, ए क्यूब में दिया हुआ है, क्यूब संयोजन है दोस्तों ये। इसमें ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकालनी पड़ती है। क्या, ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितनी है वो निकालनी पड़ती है। इन सभी को हम अगर जोड़ेंगे, अगर हम इसे में क्या करने लगे, पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये सीरीज में है, अगर ऐसे करने लगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे। घन के अंदर यदि सवाल पे एग्जाम में आ जाता है ना सवाल कि एक आपको घन दे देगा और आपको बोलेगा ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है, टोटल कैपेसिटेंस निकालने का, CAB के अंदर कैपेसिटेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, 6/5 और इंटू C। ठीक है दोस्तों, 6/5 गुणा C क्या है, एक कैपेसिटर का मान C, तो क्या आ जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी CAB के अंदर, A और B दो पॉइंट के अंदर टोटल कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगी, किससे, 6/5 गुणा C से। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, समय नियतांक। किसी परिपथ में संधारित्र व प्रतिरोध होते हैं। जब कोई सर्किट होता है उसमें संधारित्र और प्रतिरोध लगे होते हैं, तो उस परिपथ का जो समय नियतांक का मान क्या होता है, R इंटू C। R से रेजिस्टेंस, C से कैपेसिटेंस। और जो टाइम कांस्टेंट है उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको डिनोट करते हैं ऐसे, एक मिनट, उसको ऐसे डिनोट करते हैं टाइम कांस्टेंट को। और इसका
किस में निकालते हैं इसको, सेकंड में, सेकंड में निकालते हैं। जो आरसी का मान आएगा ना वो सेकंड में निकल कर आ जाएगा, इसमें सेकंड में। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ से करंट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या निकालना होता है, टाइम कांस्टेंट यानी कि आर सी, टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक। क्या है, जो समय नियतांक के बाद का जो संधारित्र का मान होता है ना, जो समय नियतांक होता है उसके बाद जो है संधारित्र डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। क्या, टाइम कांस्टेंट अब एग्जाम में सवाल आ जाए कि टाइम को जब संधारित्र है वो कब डिस्चार्ज होना शुरू करता है, किसके बाद, टाइम कांस्टेंट के बाद। टाइम कांस्टेंट के बाद जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। क्या है, डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। अब एक ना सवाल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं उसके ऊपर। क्या है, कुछ भी नहीं है, टाइम कांस्टेंट क्या है, आर इंटू सी है। यहाँ रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है, और सी का मान कितना दे रखा है, 5 माइक्रोफेरेड दे रखा है, 5 माइक्रोफेरेड। अब 100 गुणा 5, अब माइक्रो क्या कहते हैं, मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था 10 की पावर माइनस 6 कहते हैं। क्या कहते हैं, 10 की पावर माइनस 6, कितना आ गया, 500 गुणा 10 की पावर माइनस 6 आ गया। अब क्या है, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, क्या रह जाएगा, 10 की पावर माइनस 4। आंसर क्या आ जाएगा, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 क्या सेकंड, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 सेकंड। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, जैसे 5, अब ये जो 10 की पावर माइनस 4 है, अगर हम इसमें से एक जीरो को नीचे ले जाए 10, ऊपर कितनी बच जाएगी, 10 की पावर माइनस 3। अब ये जीरो है, यहाँ पर 0.5 बन जाएगा, 0.5। 10 की पावर माइनस 3 को क्या बोलते हैं, मिनी, यानी कि मिनी सेकंड हो जाएगा, मिली सेकंड 0.5 मिली सेकंड भी इसको हम बोल सकते हैं। आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, देखिए आपको दोबारा बताता हूं। आंसर क्या है अपना, 500 गुणा 10 की पावर माइनस 6 सेकंड, 500 गुणा 10 की पावर माइनस 6 सेकंड। यदि हम इस 10 की पावर को माइनस 6 को नीचे लेके जाएंगे, कितना बन जाएगा, 500 बटा में 10 की पावर माइनस 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये लिख सकते हैं इसको। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब भी माइनस की जो संख्या होती है ना ऊपर पावर में, वो नीचे आगे प्लस में हो जाती है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ऊपर क्या बच गया, 5। अब जो ये 4 जीरो है, इसमें से 3 जीरो तो हम ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर माइनस 3 बन जाएगी दोबारा, नीचे क्या बच जाएगा, 10। अब इस 10 को अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगा दे तो ये 10 जो है खत्म हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। अब माइनस 3 को क्या बोलते हैं, मिली सेकेंड। अब मिली सेकेंड हो जाएगा इधर, और आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 मिली सेकेंड। क्या है, यानी कि जो समय नियतांक है वो उसका मान कितना आएगा, 0.5 मिली सेकेंड। यानी कि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा कब, 0.5 मिली सेकेंड के बाद जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज है, ये कब तक डिस्चार्ज करता रहेगा, ये अपने मान का 63.2% 63.2% तक जो है विसर्जन करता रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या है, कुछ जो तथ्य है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूं आप सभी को, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्या है, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रयुक्त वोल्टेज यानी कि V तथा वोल्टेज के मध्य दूरी यानी कि D के मध्य संबंध क्या होता है, E बराबर V बटे D। V क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। दूरी किसमें हो गया, मीटर में। क्या कहना चाहता है, जो दोनों प्लेटों के मध्य के जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो है तीव्रता का पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है, प्रयुक्त वोल्टेज जो है V होती है, और उसके बीच की दूरी को यानी कि D के बीच क्या संबंध होता है, वोल्ट प्रति मीटर का। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होगी, वोल्ट प्रति मीटर हो गई। ठीक है दोस्तों,
और जो कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर होता है, कौन सा डिसिपेशन फैक्टर जो है शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करके मापा जा सकता है। किसका प्रयोग करके? शेयरिंग ब्रिज। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि कैपेसिटर का जो डिसिपेशन फैक्टर है वो कैसे निकाला जाता है? शेयरिंग ब्रिज की हेल्प से। किससे? शेयरिंग ब्रिज की हेल्प से निकाला जा सकता है। और क्या है? धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? इलास्टेंस। कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? इलास्टेंस। कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम इलास्टेंस। और उच्च आवृत्ति में प्रयोग होने वाला संधारित्र कौन से होते हैं? माइका संधारित्र होते हैं। और सिरेमिक संधारित्र कौन से? उच्च आवृत्ति में यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी में यूज होने वाले कौन से होते हैं? माइका और सिरेमिक संधारित्र। ठीक है दोस्तों। और कौन सा बताया था मैंने आपको? रेडियो में। रेडियो में कौन से यूज होते हैं? रेडियो में संधारित्र जो है गैंग संधारित्र यानी कि वायु संधारित्र। गैंग संधारित्र या वायु संधारित्र प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? रेडियो में, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए। ठीक है। आगे क्या है? यदि इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर है, कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है गलत ध्रुवता से जुड़ जाता है तो यह स्थायी रूप से ग्रस्त हो जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है देख कर लगाने पड़ते हैं। यदि हमने पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में लगा दिया तो क्या है? वो खराब हो सकता है। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट वाला कैपेसिटर। जो पेपर कैपेसिटर होता है उनमें ध्रुवता का कोई वो नहीं होता, हिसाब नहीं होता कि उसमें तो चाहे पॉजिटिव को नेगेटिव में लगा दीजिए चाहे नेगेटिव को पॉजिटिव में लगा दीजिए, उसमें ऐसा नहीं होता है कैपेसिटर वाले में, वो पेपर वाले में। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट वाला होता है ना, उसको हम उसकी ध्रुवता को ध्यान से लगाना पड़ता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में ही लगाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों कुछ ना न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्या? न्यूमेरिकल। जो फॉर्मूले मैंने आपको कैपेसिटर वाले लेसन में पढ़ाए है ना, उनके कुछ न्यूमेरिकल आपको करा के दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या सवाल है? 50 माइक्रो फैराड का एक संधारित्र है। कितने का? 50 माइक्रो फैराड का एक संधारित्र है। 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के सोर्स से जुड़ा हुआ है। परिपथ में विद्युत धारा का मान और धारिता प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है। इसने सब कुछ हमें इस क्वेश्चन में दे दिया। हमें बस क्या है? फॉर्मूले में इसका मान रखना है। फॉर्मूले का भी हमें पता है। सबसे पहले क्या है? विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान क्या होता है? आई बराबर हमने पढ़ा हुआ है V बटे R। ये कौन से सर्किट में होता है? रेजिस्टेंस वाले सर्किट में। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? कैपेसिटेंस वाला सर्किट पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा? इसमें होगा आई बराबर V बटे एक्स सी। मैंने आपको बताया अपनी पिछली क्लास में कि जो कैपेसिटेंस वाला है इसमें जो है रेजिस्टेंस किसके समान होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। इसलिए आर की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? एक्स सी का मान रखना पड़ेगा। लेकिन इस सवाल में एक्स सी का मान नहीं दिया हुआ, एक्स सी का मान हमें निकालना पड़ेगा। उसमें एक पूछा है धारिता प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि हमें इस सवाल में क्या निकालना है? एक्स सी निकालना है और आई निकालना है। ठीक है। एक्स सी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कल? 1/2 पाई एफ और सी। ठीक है। अब बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए एक्स सी बराबर 1/2 पाई। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। कितनी? 50 हर्ट्ज। और सी कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है? 50 माइक्रो फैराड। कितनी? 50 माइक्रो फैराड दी हुई है। ठीक है दोस्तों। अब इसे आगे सोल्व कैसे करना है देखिए। एक्स सी बराबर 1/2 पाई। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 और ये कैपेसिटेंस कितना है? 50। अब क्या माइक्रो को कैसे लिखेंगे? 10⁻⁻6 में बदल देंगे। किसको? इसी माइक्रो को। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स सी बराबर में, एक मिनट, 10⁻⁻6 ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गया? 2 पाई इंटू 50 पाई 50 गुणा 50। सॉरी यहाँ पर ना प्लस में होने वाला है क्योंकि ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। 10⁻6 जो है ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा।
अब आगे क्या करना है इसको, जैसे 50 को 2 से गुणा कर दीजिए, एक्स सी 10 की पावर 6 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, अब पाई रह गया नीचे, 50 को 2 से गुणा करेंगे, क्या बन गया 100, और क्या बन गया नीचे 50 रह गया। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, क्या बच गया एक्स सी बराबर 1000 बटा में नीचे कितना रह गया 5 पाई। ठीक है दोस्तों, 1000 बटा में 5 पाई बच गया नीचे। अब अगर इसे हम कैलकुलेटर में करके देखें तो कितना आएगा, यहाँ 5 पाई की जगह इसका मान रख दीजिए, कितना आएगा 22 बटे 7, 7 चला जाएगा ऊपर, क्या बच गया 7000, 7000 बटा में 22 पंजे 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 11, कितना मान आ जाएगा इसका 11 का, को 700 से करेंगे कितना लगभग आएगा ये 63.6 ओम। ठीक है ना, 63.6 ओम। क्या आ गया ये 63.6 ओम, कितना आ गया हमारा, क्या मान आ गया 63 एक्स सी का मान, किसका मान एक्स सी का मान कितना आ गया दोस्तों 63.6 ओम। मुझे पता है थोड़ी कैलकुलेशन तो थोड़ी लंबी होती है ऐसे सवालों में जिसमें एक्स एक बटा में जहाँ पर पाई आ गया ना वहाँ थोड़ी लंबी हो ही जाती है। ठीक है दोस्तों कैलकुलेशन। अब क्या निकालना, आई बटा वी, वी बटे आर, आर कितना, आर का मान कितना दिया हुआ है इसमें, आर का मान देखते हैं पहले, ओ आर का मान तो मैंने निकाल ही लिया है, वी का मान आई बराबर वी बटे आर, वी का मान कितना है 110, 110 बटा में आर कितना निकाला हमने 63.2, ये आ गया आई का मान। इसको सोल्व कर लेना, लगभग आएगा 1.73 के अंदर। ठीक है दोस्तों 1.73, आई का मान कितना आ गया 1.73 एम्पियर, 1.73 एम्पियर। देखिए एक बार ना दोबारा देख लेते हैं इस सवाल को, मेरे को पता लगा है आप थोड़े कंफ्यूज हो गए इस सवाल में। एक्स सी का मान रख लिया 1 बटा में 2 पाई इंटू एफ कितना दिया, फ्रीक्वेंसी कितनी दिया 50 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफेरेड, 1 बटा में माइक्रो को लिख लिया 10 की पावर -6, फिर क्या है 10 की पावर -6 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 2 पाई इंटू 50 इंटू 50। अब 10 की पावर 6 को एक्सपेंड करके लिख लेंगे और नीचे पाई का मान गुणा 100, 100 कैसे बन गया 50 को 2 से गुणा करने पर 100 बन गया, और क्या बच गया 50 बच गया, क्या बच गया 50 बच गया। और अब क्या है आगे क्या किया हमने, 100 की 2 जीरो को 2 जीरो कट गई, एक जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कट गई, नीचे क्या बच गया 1000 गुणा 7 बटा में 5 गुणा 22, क्योंकि हमने पाई का मान भी रख दिया यहाँ पर 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। अब यहाँ पे ऊपर 7000 बन गया, नीचे 22 पंजे करेंगे 110 बन जाएगा, 110 को 7000 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 63.6, एक्सी का मान क्या आ गया था अपना 63.6 ओम आ गया था। अब यहाँ पर आई का मान निकालने के लिए वी बटे आर कर दिया, वी का मान सवाल में दिया हुआ है 110, आर का मान क्या है एक्स सी का मान क्या है 63.2, इनको सोल्व करने पे आएगा 1.73 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, सवाल थोड़ा लंबा था लेकिन इंपॉर्टेंट था, अगर आप इसकी एक बार दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, सवाल बिल्कुल आसान है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या गया, सीरीज के अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1/c बटा में 1/c1 प्लस 1 में c2 प्लस 1 में c3, कुछ भी नहीं करना, 1/c का मान रख दीजिए, एक मिनट, एक बटा में C1 कितना है 1 माइक्रोफेरेड, माइक्रो को बाद में करेंगे, पहले इसको ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं, 1/3 प्लस 1/5, 1/5। ठीक है दोस्तों, 1/c बराबर फॉर्म एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 5 3 15, 15 आ गया एलसीएम, यहाँ 15 आ गया, 1 को 15 से करेंगे 3 पंजे 15, 5 इधर आ गया, इधर आ जाएगा 3, कितना आ गया 15 5 20 और 3 23, 23/15, 1/c का मान कितना आ गया 23/15।
अब इसमें सी का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, 15/23। कितना आ गया टोटल? टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी सर्किट की? इसकी होगी 15/25। 15/25 कैपेसिटेंस होगी। और अगर ये पैरेलल में आ जाता तो क्या करते? इन तीनों को आपस में जोड़ देते। अगर पैरेलल में आता 5 3 8 और 1 9, क्या हो जाता? 9 माइक्रो। 9 माइक्रोफेरेड क्या है टोटल कैपेसिटेंस हो जाती कब? अगर ये पैरेलल में लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या है? एक 0.04 संधारित्र के पार विभवांतर का मान 4 वोल्ट है, तो उसमें संग्रहित आवेश का मान, आवेश की मात्रा क्या होगी? कल हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? क्यू बराबर सी इंटू वी। क्यू बराबर सी इंटू वी। क्या पूछा है? आवेश। क्यू क्या होता है? आवेश होता है। कैपेसिटेंस संधारित्र उसने दिया हुआ है, वोल्ट का मान उसने दिया हुआ है। क्या बस फॉर्मूले में रखना है? क्यू बराबर सी 0.04 गुणा 4, 10 नीचे आ जाएगा, 4 × 4 = 16, 16/10 यानी कि 1.6 इसका आंसर हो जाएगा। कूलाम का मान कितना हो गया? 1.6। कितना आ गया? कूलाम का मान हो गया 1.6 कूलाम। ठीक है दोस्तों, आवेश क्या हुआ? 1.6 कूलाम। आगे समझ कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले में रख दिया क्यू बराबर सी वी। आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, सवाल देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? एक संधारित्र, क्या? एक संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उस संधारित्र की धारिता क्या होगी? संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर E0 ER A/D। कल हमने इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था दोस्तों, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि आपने अगर कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको ये समझ नहीं आने वाला ये चीज, क्योंकि ये जो फॉर्मूले है ना कल हम पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में। सबसे पहले ना आप कल वाली क्लास देख लीजिए अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो ये फॉर्मूले है ना ये हम कल वाली क्लास में कर चुके हैं। अब क्या है, यहाँ पर एरिया, क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है 10 × 10, दो प्लेटों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और क्या है? दूरी दी हुई है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दी हुई है। जो चीज भी उसने सवाल में दी है ना उसको ऐसे का ऐसा फॉर्मूले में रख दीजिए। सी बराबर एरिया कितना है? 10 × 10 सेंटीमीटर, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यहां से क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, कैपेसिटेंस आ गई 20। कैपेसिटेंस का आ गया 20 आ गया। बस ये सवाल था। अगर ई आर दिया होता, यानी कि विद्युतशीलता भी उसने दी होती, तो यहाँ पर विद्युतशीलता भी गुणा करके लिख देते, लेकिन उसने नहीं दी हुई सवाल में, तो ऐसे ही आ गया हमारा आंसर, सी बराबर 20 आ गया। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। ये होने वाला है आज का आखिरी सवाल। ठीक है दोस्तों, एक संधारित्र जो है 100 वोल्ट डीसी पर 1 जूल की ऊर्जा संचित करता है, संधारित्र का मान क्या होगा? क्या है? संधारित्र का मान क्या होगा? एक संधारित्र है 100 वोल्ट। कल क्या फॉर्मूला पढ़ा था? W बराबर 1/2 CV²। ये क्या है? ऊर्जा का फॉर्मूला है कि एक जो कैपेसिटर है वो कितनी अपने अंदर ऊर्जा संचित करता है, लेकिन उसने यहाँ सवाल में दे दिया है ऊर्जा संचित कितनी की है? कितनी की है? W का मान 1 जूल दे दिया, और किसका मान दिया है? वोल्टेज का। वोल्टेज का मान दिया है कितना? 100 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब कुछ नहीं है, मैं बस फॉर्मूले में रखना है इनका मान। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पहले तो ये देखिए, सी निकालना हमें, तो ये 2 तो चला जाएगा, उधर गुणा हो जाएगा, 2W हो जाएगा इधर। इधर क्या बचेगा? अब ये जो V² है, V² कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। V² आ गया इसके नीचे, यहाँ क्या बचा? सी, यानी कि सी का फॉर्मूला हो गया ये। अब कुछ भी नहीं करना, सी का मान रखना है। W का मान कितना दिया हुआ है सवाल में? 1 जूल। 2 × 1 जूल बटा में नीचे क्या है? V²। V² क्या है? 100 गुणा 100। ठीक है, अब 2 से कटेंगे 50 बार। 2 से क्या किया? 50 बार काट दिया। अब क्या बचा? 1/5000। क्या आ गया? कैपेसिटेंस का मान कितना आ गया? 1/5000 आ गया। ठीक है दोस्तों।
क्या आ गया दोस्तों, सी का मान क्या आ गया 1/5000 माइक्रो फैराड। वो माइक्रो कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आया है, माइक्रो में नहीं किया हमने अभी तक चेंज। अगर इसे माइक्रो में चेंज करेंगे तो कुछ और बनेगा। अभी इसका सवाल क्या आया 1/5000 फैराड। क्या आ गया 1/5000 फैराड। ठीक है दोस्तों आज की क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपका कोई दोस्त है वो भी हरियाणा ALMSA की तैयारी कर रहा है तो उसे भी हमारी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।